चलिए विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि सन 2024 का जो कक्षा 12 का हिंदी का जो पेपर आएगा, जो साइंस साइड वालों के लिए होता है, जिसको सामान्य हिंदी कहा जाता है, आखिर वो उसका मॉडल कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, किस नंबर के क्वेश्चन को कैसे करना होगा, क्या करना होगा, ये सब सारा बताते हैं। अर्थात हम कुल मिलकर के मॉडल पेपर देखते हैं कि 2024 का मॉडल पेपर कक्षा 12 के सामान्य हिंदी का कैसे आएगा। देखिए, आपका जो पेपर होगा सामान्य हिंदी का, उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वह आपका होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और पहले में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, क से लेकर के 9 तक 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों को आपको केवल जो उत्तर सही है वही छांट करके आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। जब आप दूसरे नंबर पे जाएंगे तो दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही होता है, इसमें भी क से लेकर के 9 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। और कुल मिलाकर के अब आप ये समझेंगे कि पहला जो प्रश्न होगा और जो दूसरा वाला प्रश्न होगा ये दोनों एक जैसे ही रहेंगे और ये बहुविकल्पीय होंगे, क, ख, ग, घ और ङ। ऐसे करके पहले में भी रहेगा और दूसरे में भी रहेगा। इस प्रकार से आप ये समझ गए कि 5 प्रश्न इसमें और 5 प्रश्न इसमें रहेंगे। जिनका उत्तर दिया है आपको जो सही लगे वो आपको छांट करके लिख देना है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पे। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो कैसे होगा, देखिए आपका जो हिंदी है वह हिंदी गद्य भी है और हिंदी पद्य भी है। तो जो तीसरा प्रश्न आएगा ना वो हिंदी गद्य में से आएगा। कैसे आएगा, जैसे हिंदी गद्य में देखेंगे तो पाठ लगे हुए हैं, राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक का फूल है। तो ये जो है आपके पाठ, उन्हीं पाठों में से एक गद्यांश उठा के देगा, अर्थात 4-5 लाइनें दे देगा और कहेगा कि उनको पढ़िए और पढ़ करके नीचे लिखे 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपके पाठ में से 4-5 लाइनें दे देगा और इसके नीचे 5 प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न, और फिर अथवा करके फिर 4-5 लाइन दे देगा किसी पाठ से और उसमें भी 5 प्रश्न होंगे। आपको क्या करना है, या तो इस वाले को पढ़ करके इन 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए या फिर इसको पढ़ करके इन 5 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। इसका ये कहने का मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक करिए, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। और ये आएगा कहां से, ये आएगा हिंदी गद्य से आएगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको पाठ का नाम जरूर याद होना चाहिए और उसके लेखक का, तब आप ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए आगे क्या चलते हैं। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी ऐसे ही रहेगा। इधर देखिए, ये आपका गद्य से रहेगा और चौथा वाला आपका पद्य से रहेगा। इसमें क्या करना है, इसमें भी 3-4 लाइनों की या 5-6 लाइनों की कविता दे देगा और इसके नीचे 5 प्रश्न। फिर उसके बाद अथवा करके 5-6 लाइन 8 लाइन की कविता दे देगा और इसके नीचे 5 प्रश्न दे देगा। जैसे इसको करना है वैसे ही इसको भी करना है। करना क्या है, इस कविता को पढ़िए और इन 5 प्रश्नों का उत्तर इसी में से दीजिए। और या फिर ये नहीं आ रहा है तो इस कविता को पढ़िए, मतलब एक इसमें से करना है और एक इसमें से। तो ये आसान होता है क्योंकि इसमें आपको विकल्प है कि अगर ये नहीं आ रहा है तो ये करिए और इनमें से ये नहीं आ रहा है तो इसको, ये नहीं आ रहा है तो इसको कर लीजिए। और समझ के चलिए कि इसमें निश्चित ही ऐसी कोई ना कोई कविता जरूर रहेगी जो आपको समझ में आ जाएगी कि इस पाठ से ली गई है और उसको लिखने वाले या उसके रचयिता जो कवि हैं वो ये हैं। अब देखिए, जब हम लोग आएंगे 5वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं कि आखिर 5वां नंबर का जो प्रश्न है वो क्या होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको ये भी बता दूं
कि ये जो प्रश्न होंगे ये इस बार ये जो 2024 का पेपर है किस पाठ से आ सकते हैं, एक अनुमान मैंने लगाया है, तो उसके आधार पर आप लोग देख लीजिएगा। ये जो पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो ये आएंगे आपके रचना से और उसके लेखक या फिर कवि से आएंगे। अर्थात किसी एक पुस्तक का नाम दे देगा और कहेगा इसके लेखक कौन है या इसके कवि कौन है। फिर ये भी दे सकता है कि किसी लेखक का नाम दे देगा या कवि का नाम, कहेगा कि उनकी कौन सी पुस्तक है। और ये रचना काल भी पूछ सकता है कि ये पुस्तक किस सन में रची गई थी, प्रकाशित की गई थी, तो रचना काल। या फिर कवि या लेखक का काल पूछेगा, इसी को युग या इसी को समय कहते हैं। तो वो पूछ जाएगा कि बताइए रीतिकाल के कवि कौन है, छायावादी युग के कवि कौन है, प्रगतिवादी युग के कवि कौन है, वीरगाथा काल किसे कहते हैं, वीरगाथा काल को किसके और किस नाम से जाना जाता है, ये सब पूछेगा। किसमें, पहले वाले में और दूसरे वाले में, और ये सब बहुविकल्पीय होंगे। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरा नंबर जो है ये किस पाठ से आ सकता है, मैंने अनुमान लगाया है। तो ये देखिए मैंने दो पाठ अनुमान लगाए हैं कि ये भाषा और आधुनिकता पाठ से, और एक पाठ है निंदा रस। इन दो पाठों में से आपको तीसरा प्रश्न आ जाएगा, इतना मैंने अनुमान लगा के बता दिया है। अब चलते हैं चौथा प्रश्न, देखते हैं कि चौथा प्रश्न किस कविता से आ सकता है, किस कविता की पंक्तियां आ सकती हैं। तो देखिए चौथा मैंने लगाया है अनुमान कि पवन दूतिका पाठ से रहेगा, और मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा। और सुमित्रा नंदन पंत जी की 3 कविताएं लगी हैं, जिसमें एक है बापू के प्रति, दूसरी कविता परिवर्तन, और तीसरी है नौका विहार। तो इतना कंफर्म हुआ कि तीसरा जो गद्यांश आएगा वह भाषा और आधुनिकता पाठ से या निंदारस पाठ से। चौथा जो प्रश्न आएगा वो जो पद्यांश होगा वो इन कविताओं से आ सकता है। तो आप लोग इसको विशेष करके देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न पर कि 5वां प्रश्न क्या आएगा। देखिए जो 5वां प्रश्न होगा ना वह आपका 2 भाग में बटा होगा, एक क और एक ख। तो क में लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, और ख वाले में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। तो देखिए इसमें भी 3 लेखक होंगे और इसमें भी 3 कवि होंगे। तो 3 लेखक और 3 कवि। तो 3 लेखकों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचना लिखना है, और 3 कवियों में से भी किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और एक रचना या 2-3 रचनाओं का नाम लिख देना है। तो ये आएगा 5वां के क में। देखिए 5वां के क में लेखक रहेंगे और 5वां के ख में कवि रहेंगे। किसी एक लेखक का लिखना है और उसमें से किसी एक कवि का भी लिखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि 5वें नंबर पर जो क और ख रहेगा, तो क में तो लेखक रहेंगे और ख में कवि। तो आखिर किस लेखक और किस कवि का इस बार आ सकता है, तो मैंने जो अनुमान लगाया है वो मैं आपको बताऊं कि एक है लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और एक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो आप लेखक में इन दोनों का जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इस बार मुझे ऐसी आशंका है कि ये आ सकते हैं 5वां के क में लेखक के साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचनाओं के लिए। ख में यदि हम अनुमान लगाएं तो देखिए क्या कौन कौन आ सकते हैं। तो 5वां के ख में जो कवि हैं, तो कवियों में से मैंने 2 को लगाया है,
एक हैं मैथिली शरण गुप्त जी और एक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो अब आपको ये कन्फर्म हो गया कि पांचवा के क में इन लेखकों को जरूर देख के जाना है और पांचवा के ख में इन कवियों को जरूर देखना है, इनका साहित्यिक परिचय, इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं। इस प्रकार आपका ये पांचवा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं छठवें नंबर के प्रश्न पे। तो छठवां नंबर का प्रश्न देखिए क्या होगा। आपकी हिंदी में कथा साहित्य लगा है, छोटा सा उधर भाग है, उसमें कुछ कथाएं हैं, कहानियां हैं। तो उनमें से मैंने अनुमान लगाया है कि इस बार पंचलाइट, बहादुर और लाठी इन तीन पाठों से आ सकता है और इन तीन पाठों की आपको कहानी याद होनी चाहिए। परीक्षा में ये कह देगा कि इस कहानी का सारांश लिखिए, तो आपको इन तीनों की कहानी याद होनी चाहिए। किसी एक का आप लिख देंगे और ये प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा। सारांश का मतलब होता है कि उस कहानी को अपने शब्दों में बता दीजिए, तो आप उसको लिख देंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पे कि सातवां प्रश्न आपका क्या आएगा। तो देखिए सातवें प्रश्न में आपको बहुत सारे प्रश्न दिखेंगे, तो उन सब में आपको खोजना है। क्या खोजना है कि रश्मि रथी कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, रश्मि रथी किस नंबर पे, सातवें नंबर पे। सातवें नंबर के प्रश्न पे बहुत सारे प्रश्न होंगे और आपको खोजना है कि रश्मि रथी कहाँ लिखा है। जहां रश्मि रथी लिखा रहेगा केवल वही आपको करना है। जो चंदौली जिले के हैं उनको रश्मि रथी करना है, तो मैंने चंदौली जिले के लिए बनाया है ये। और देखिए रश्मि रथी में भी दो प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न, दो प्रश्न। इन दोनों में से भी कोई एक प्रश्न ही करना है, दोनों को नहीं करना है। अब क्लियर समझिए कि सातवें नंबर के प्रश्न में रश्मि रथी होगा। रश्मि रथी में दो प्रश्न रहेंगे, दो में से कोई एक करना है। रश्मि रथी है क्या, तो एक छोटी सी पुस्तिका है, गीति काव्य है, समझ लीजिए, खंड काव्य जिसको कहते हैं, और ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। इसमें कुंती, भगवान श्री कृष्ण और कर्ण इन तीनों का चरित्र चित्रण पूछता है कि इनके चरित्र की विशेषता क्या है बताइए। तो आप तीनों का चरित्र आपकी विद्या में, आपकी पुस्तकों में दिया है, आप देख लेंगे। ये मैं आपको मॉडल पेपर समझा रहा हूं कि किस नंबर पे कैसा प्रश्न आएगा, कहां से आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। सातवें नंबर पे याद रखेंगे कि रश्मि रथी वाले को करना है, वो भी एक प्रश्न को, बाकी को छोड़ देना है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं आठवें नंबर के प्रश्न पे। जब आप आठवें नंबर पे जाएंगे तो अब ये शुरू होगा आपका संस्कृत से। किससे, संस्कृत वाले भाग से। तो आठवें के क में देखिए गद्यांश रहेगा। क्या, गद्यांश। ये कैसे होता है, इसमें आपको दो गद्यांश देंगे। गद्यांश का मतलब कि आपके पाठ में से 5-6 लाइनें दे देगा, किसी एक पाठ से 5-6 लाइन दे देगा और फिर अथवा करके फिर किसी एक पाठ से 5-6 लाइन दे देगा और कहेगा क्या कि इनका किसी एक का, चाहे इस गद्यांश का चाहे इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, क्योंकि ये हिंदी में रहेंगे इसलिए इसका संस्कृत में रहेंगे। तो संस्कृत में रहेंगे तो इनका हिंदी में आपको अनुवाद करना पड़ेगा और यही प्रश्न कहेगा कि संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद। तो इन संस्कृत के गद्यांशों का किसी एक का आप क्या कर देंगे, हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिख देंगे। ये तो रहेगा आठवां के क में। लेकिन जब आठवां के ख में जाएंगे तो इसमें श्लोक रहेंगे। क्या रहेंगे, श्लोक। श्लोक भी बिल्कुल इसी के समान, अर्थात एक श्लोक यहाँ रहेगा और फिर अथवा करके एक श्लोक यहाँ रहेगा। तो आपको क्या करना है, किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद, अर्थात ये संस्कृत में रहेगा तो आपको हिंदी में उसका अर्थ लिख देना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के
सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें रचयिता और लेखक वेखक नहीं होते हैं, आपको केवल हिंदी अनुवाद कर देना है संदर्भ लिख करके। इस प्रकार देखिए ये जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपके 8 तक हो गए। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊं कि 8वां के क में जो मैंने अनुमान लगाया है कि कहां से आ सकता है, किस पाठ से आ सकता है, तो देखिए 8वां का क जो है वो मैंने 3 पाठ गेस किए हैं, अनुमान लगाए हैं कि संस्कृत भाषायाः महत्वम, इस पाठ से, और एक पाठ है जातक कथा, इस पाठ से, और एक है महामना मालवीय। इन पाठों से 8वां का क वाला गद्यांश वाला आ सकता है, इसलिए आप इसको विशेष करके देखेंगे। अब 8वां के ख में चलते हैं कि आखिर श्लोक कहां से आ सकता है। तो देखिए मैंने 2 पाठ अनुमानित किए हैं, मेरे द्वारा किए गए हैं। वो है सुभाषित रत्नानी, इस पाठ से, और एक है जातक कथा, क्योंकि जातक कथा ये गद्यांश भी है और उसमें आपको एक श्लोक भी मिलेगा, तो हो सकता है कि उसका श्लोक भी आ जाए। इसलिए आपको ये 2 पाठ 8 ख वाले के लिए तैयार करना है और 8 क में आपको ये 3 पाठ तैयार कर लेने हैं, इनसे आ सकता है। इस प्रकार आपका ये 8 प्रश्न पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि आपका जो 9वां प्रश्न आएगा वो कैसा होगा। 9वां प्रश्न क्या आएगा? 9वां प्रश्न जब आप उठाएंगे तो देखेंगे कि मुहावरा होगा। 4 मुहावरे होंगे, 4 में से एक को करना है आपको। सोचिए कितना आसान है कि 4 में से केवल एक करना है। और क्या करना है, जो मुहावरा दिया होगा, जो आपको आ रहा होगा, उसको एक को केवल करिए, उसका अर्थ लिख दीजिए और उसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, अगर दिया हो कि 9 2 11 होना, तो आप लिखेंगे अर्थ भाग जाना। वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। तो ये आपका केवल इतना आसान क्वेश्चन है, ये 9वां वाला। अब हम लोग चलते हैं 10वें प्रश्न पे। इस बार आप लोग ध्यान देंगे कि जो 10वां प्रश्न है ये थोड़ा सा बदलाव किया है बोर्ड ने। तो इसमें आपको क्या देगा, इसमें आपको गद्यांश देगा, हिंदी का गद्यांश, और ये भी क्या रहेगा, अपठित गद्यांश रहेगा। आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो 5 6 7 8 10 लाइन दे देगा और उसके नीचे 3 प्रश्न पूछेंगे और आपको उन्हीं में से करने हैं। ये आपको ऐसे दिया रहेगा। अब ध्यान दीजिए कि इसको करना क्या है। इसमें 2 ठो रहेंगे अथवा करके, ध्यान दीजिए, यहां भी ऐसे ऐसे रहेगा। तो 3 प्रश्न यहाँ, 3 प्रश्न यहाँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि 10वां में 2 गद्यांश या 1 गद्यांश रहेगा या 1 कविता, कुछ भी हो सकता है। तो आपको केवल एक ही करना है, चाहे इसको पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, चाहे इनको पढ़ करके इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब केवल एक करना है, या तो ये वाला या तो ये वाला। और ये आसान होता है, क्यों? क्योंकि इस कहानी को पढ़िए और पढ़ करके इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो ये आसान होता है, इसलिए ये 10वां प्रश्न सबसे आसान माना जाता है, क्योंकि इसको पढ़ना है और पढ़ के उत्तर देना है, और ये आपकी किताब से नहीं होगा। अब चलते हैं 11वें नंबर पर। देखिए 11वें नंबर पर क्या आता है। 11वें नंबर में है कि आपको 2 शब्द देंगे, 2 शब्द, और यह कैसे होगा, ध्यान दीजिए कि 11वें में ये क नंबर पे रहेगा। क में 2 शब्द देंगे, एक जैसे आपको लगेंगे कि एक ही जैसे हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। और जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, एक दिया है जैसे व्यसन और दूसरा दे दिया वसन। तो व्यसन का मतलब क्या होता है, नशा। वसन का मतलब क्या होता है, वस्त्र या कपड़ा। तो आपको इसका, इसके नीचे इसका अर्थ
और इसके नीचे इसका अर्थ, यही खोजना है। ये बहुविकल्पीय होगा, ये जो प्रश्न होगा ये बहुविकल्पीय होगा। और कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। यानी 11वां के क में 2 ठो एक ही जैसे लगने वाले शब्द देंगे, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग रहेगा। और वो 2 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, उनका अर्थ दिया रहेगा 4 ठो, और आपको जो सही है वो करना है। देखिए ऐसे भी दे सकता है कि वसन माने वस्त्र, तो इसका इधर कर देगा, इसका इधर, तो आपको उसको नहीं लगाना है, बल्कि नीचे ठीक देखना है कि पहले कौन है बाद में कौन है। तो जिसका जहां अर्थ रहेगा वो वाला आपको करना है। जैसे व्यसन का अर्थ नशा, तो ये नशा इधर नहीं होना चाहिए, इसी के नीचे होना चाहिए। तो आप वो वाला जो विकल्प होगा उसको आप सही लगाएंगे, बाकी को नहीं। अब देखिए आगे, आगे जो आएगा वो क्या होगा? ख नंबर पर क में रहेगा 2 शब्द, दोनों के अलग अलग अर्थ। और ख वाले में जाएंगे तो इसमें 3 शब्द दिया रहेगा, किसी एक का 2 अर्थ लिखना है। क्या करना है? 2 अर्थ, अर्थात 3 शब्द दिए रहेंगे। मान लीजिए कि दे दिया कनक, द्विज और अंक, ये 3 शब्द दे दिया, तो कहेगा कि इसमें से किसी एक का 11वां के ख में किसी एक का 2 ठो अर्थ बता दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कनक माने होता है सोना और एक होता है धतूरा, ये हो जाएगा। द्विज माने पक्षी भी होता है और द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, तो ये आप कर सकते हैं। अंक, तो अंक एक गिनती को भी कहते हैं, और एक अंक माने होता है गोंद, जिसको हम लोग गोंद में लेकर के खिलाते हैं बच्चों को, वो वाला। यानी कि इसमें से आपको केवल एक ही करना है। ये तो मैंने आपको तीनों समझाने के लिए किया है। अब हम लोग चलते हैं ग नंबर पे कि 11वां के ग में क्या आएगा। तो 11वां के ग में वाक्यांश का एक शब्द रहेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे जो चोरी करता है चोर, जो सत्य बोलता है सत्यवादी, जो मिथ्या बोलता है झूठ बोलता है तो मिथ्यावादी, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। तो आपको वो एक वाक्य दिया रहेगा, उसको एक शब्द बनाना है। जैसे पूछ देगा कि जो मांस खाता हो तो कह देंगे मांसाहारी, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक। तो ये प्रश्न कहाँ आएंगे? 11वें प्रश्न के ग वाले में आएंगे, और वो आपको करने होंगे। और सुनिए, अब इसके आगे हम लोग जब चल देंगे तो देखिए ये वाला जो प्रश्न होगा वो कैसा होगा। 11वां का घ वाला, एक बात ध्यान देंगे कि 11वां का क प्रश्न बहुविकल्पीय होगा और ग वाला भी बहुविकल्पीय, यानी कि उत्तर दिया रहेगा, आपको बस छांट के लिखना है। वो तो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए घ वाले पे चलते हैं। तो घ में वाक्य को शुद्ध करना है, वाक्य शुद्धि, वाक्य को शुद्ध करना रहेगा। इसमें क्या कहेगा? 4 वाक्य देगा, 4 में से 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, हिंदी में रहेगा। जैसे वह खाना खाया, तो आपको इसको शुद्ध करना होगा। तो आपको लगेगा कि वह खाना खाया तो सही है, लेकिन उसने खाना खाया होता है, वह खाना खाया नहीं। जैसे और लिंग के माध्यम से देखेंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तो कभी कभी देता है अधिकतर कि मोर जंगल में नाच रही थी, तो मोर जंगल में नाच रही थी नहीं, मोर जंगल में नाच रहा था होता है, क्योंकि पुल्लिंग वाला पुरुष वाला नाचता है। और जैसे हाथी तेज दौड़ती है, तो हाथी तेज दौड़ती है नहीं, हाथी तेज दौड़ता है होता है। तो ये आपको 11वां के घ में 4 वाक्य रहेंगे, 2 को शुद्ध कर देना है, बाकी को छोड़ देना है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 में देखिए क्या होगा। क, ख और ग। तो क में रस, ख में अलंकार और ग में छंद रहेंगे। कैसे रहेगा?
दो रस दिया रहेगा, दो रस में से किसी एक रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। ख वाले में जाएंगे तो ख में दो अलंकार रहेंगे, किसी एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। ग में जाएंगे तो दो छंद रहेंगे, किसी एक छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण लिख देना है। आपका 12वां प्रश्न पूरा हो जाएगा। यानी कि 12वां के क में एक रस, 12वां के ख में एक अलंकार और 12वां के ग में एक छंद की परिभाषा और उदाहरण लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 13वें नंबर पर। तो जो 13वें नंबर का प्रश्न होगा वह आपको पत्र या फिर आवेदन पत्र लिखना रहेगा। वो किस पर लिखना है, किसको लिखना है, विषय क्या होगा, वो आपको दिया रहेगा। आप पेपर समझिए कि 13वें नंबर पर पत्र या आवेदन पत्र या करके अथवा करके रहेगा, तो कोई एक या तो पत्र लिखिए या आवेदन पत्र लिखिए, जो आपको दिया रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अंतिम प्रश्न पर, 14 नंबर का प्रश्न। तो जो 14 नंबर का प्रश्न होगा यह आपका होगा निबंध। क्या होगा? निबंध। तो इसमें रहता क्या है, देखिए आपको 4 विषय दिया रहेगा, 4 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर। और निबंध लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उस विषय पर निबंध लिखेंगे जिस विषय के बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं। तो यहाँ पर 4 निबंध रहेंगे, विषय 4 रहेंगे, तो 4 में से जिसके बारे में आप सबसे अधिक जानते हैं उसके बारे में आप निबंध लिख देंगे। इस प्रकार आपका ये जो पेपर था, मॉडल पेपर, ये तैयार हुआ। और मैंने ये भी बताया कि किस किस पार्ट से आ सकता है, तो वो आप कर लेंगे और ये आपका पेपर पूरा हो गया।